नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गेहूं की फसल में गोबट अवस्था में या झंडा पत्ता निकलते समय कौन सा स्प्रे करें जिससे कि हमारे जो गेहूं की बालियां हैं वो लंबी, मोटी और अपनी मूल अवस्था में रहे और हमारा जो उत्पादन है गेहूं का वो अच्छा खासा निकले। तो दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें और गेहूं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहे आप हमारे साथ आखिर तक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन इस चीज़ को समझते हैं कि हमें जो स्प्रे है गेहूं की फसल में किस अवस्था में करना चाहिए और कितने स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों, गेहूं की फसल में अमूमन किसी प्रकार के स्प्रे नहीं किए जाते थे, लेकिन कुछ सालों से गेहूं की फसल में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई है कि गेहूं की फसल में भी स्प्रे करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई दो दो तीन तीन स्प्रे कर रहे हैं, 4 स्प्रे तक भी गेहूं की फसल में लेके जा रहे हैं। तो हमें इतने सारे स्प्रे गेहूं की फसल में नहीं करने हैं, सिर्फ एक स्प्रे करना है और वो स्प्रे हम कर सकते हैं गेहूं की फसल में झंडा पत्ता निकलते समय या गोबट अवस्था में कर सकते हैं। अब हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो झंडा पत्ता, जो नए किसान हैं जो वो झंडा पत्ता और गोबट अवस्था से भी अनजान है। तो सबसे पहले समझते हैं अपन कि झंडा पत्ता क्या चीज़ है और गोबट अवस्था क्या चीज़ है। तो ये देखिए आप, ये जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से एक पत्ता ऊपर आता है लंबा सा और नीचे ये जो ये देखिए आप, ये एक पत्ता ऊपर लंबा सा चलता है, इसे कहते हैं झंडा पत्ता। बाकी सारे पत्ते नीचे रहेंगे, एक पत्ता ऊपर रहेगा और ये यहाँ पर इसके अंदर बाली बनने की शुरुआत हो जाती है। ये तो अपन ये जो स्प्रे है इस गोबट अवस्था में, अभी यहाँ इसको अभी समय चाहिए, अभी उसके अंदर बाली बनने का जो या बाली निर्माण का जो कार्य है वो अभी उसके अंदर चल ही रहा है, अभी पूर्ण रूप से वो गोबट अवस्था में आया नहीं है। तो इसके अंदर बाली बनने लगे या बन जाए, वो बाहर निकलने से पहले तक अपन वो स्प्रे कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इसी को गोबट अवस्था कहते हैं और इसी को झंडा पत्ता की अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में हमें स्प्रे ले लेना है ताकि बालियाँ निकलने के बाद भी हमको स्प्रे ना करना पड़े और ज़्यादा जल्दी भी हमको स्प्रे ना करना पड़े। ये अवस्था सबसे परफेक्ट अवस्था रहेगी जब झंडा पत्ता निकल जाए और बालियाँ जो है वो उसके अंदर बनने लगे या बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, उस समय हम स्प्रे कर दें। हमने ये गेहूं की फसल में जो बुवाई के समय खाद दिए थे जिनके अंदर सल्फर, पोटाश, फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे तत्व थे, तो ये जो आपका फास्फोरस है, नाइट्रोजन है या अन्य जो तत्व हमने दिए थे वो पौधा उनको ग्रहण कर चुका है या वो पौधा उनको अब इस ठंड के मौसम में उठा नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हमारे जो गेहूं की फसल है उसको इस अवस्था में, गोबट अवस्था में, जबकि उसकी बाली बन रही होती है, उसको पोषक तत्वों की, फास्फोरस की, पोटाश की या अन्य तत्वों की ज़रूरत होती है। और उसी समय अगर उसको पोषक तत्व नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो हमारा गेहूं है वो कमज़ोर रह जाए, बाली छोटी रह जाएगी या बाली का साइज सही से नहीं जाएगा, अपनी मूल अवस्था में नहीं जाएगा। अब जो कहते हैं कि बाली बहुत लंबी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाली अपनी मूल अवस्था में जाना चाहिए जो कि उसकी है, उससे छोटी नहीं रहना चाहिए। और उसके अलावा उसमें जो दाना है वो फूलेगा या सभी में जो दाना बैठेगा तो बाली स्वाभाविक है कि वो मोटी होगी। तो जो हमारी जो बाली है उसका जो साइज़ है वो छोटा नहीं होना चाहिए और वो उसके अंदर सभी में दाने भरने चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ तत्व स्प्रे के माध्यम से लेने होंगे। तो उन तत्वों में हम लेंगे सबसे पहले NPK 5234, जिसके अंदर होगा फास्फोरस और पोटाश। फास्फोरस फूलों की अवस्था के लिए और बीज भराव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर यहाँ हम स्प्रे से उसको फास्फोरस दे देंगे तो हमारा जो गेहूँ है
वो अपनी बाली को अच्छी खासी लंबी और अपनी मूल अवस्था में लेकर चला जाएगा। और उसके साथ में जो हम उसमें पोटाश दे रहे हैं, पोटाश हमारे जो गेहूं है उसके तने को मजबूत करता है और साथ में उसकी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसको तेज करता है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है। और जब क्लोरोफिल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा जो पौधा है उसके अंदर क्लोरोफिल रहेगा, तो वो बीज भराव का कार्य और जो अपनी बाली की जो अवस्था है उसको सही रूप से लेकर चला जाएगा, क्योंकि उसके पास पोषक तत्व मौजूद रहेंगे। तो यहाँ NPK 5234 काफ़ी अच्छा कार्य करेगा हमारे इन पोषक तत्वों में। दूसरा हमें लेना है दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर, जिसके अंदर की 8-9 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो वो हमें ले लेना चाहिए, जिसके अंदर बोरान होता है, जिंक होता है, अनेक प्रकार के 8-9 प्रकार के जो तत्व होते हैं। अभी तक की स्थिति में क्या होता है कि किसी ने खरपतवार नाशक का हेवी डोज दिया है, या किसी के इसमें सल्फर की कमी रह गई है, किसी के इसमें बोरान की कमी रह गई है, किसी के इसमें जिंक की कमी रह गई है। जो अगर कुछ तत्वों की अगर हमारी फसल में कमी रह गई है तो वो हम ऊपर से दे देंगे, तो उन तत्वों की पूर्ति फसल में हो जाएगी। जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो मिक्सचर है ये दोनों रूप में आता है, लिक्विड रूप में भी आता है और चिलेटेड रूप में भी आता है। तो आप जिस रूप में लेना चाहें उस रूप में ले सकते हैं और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बस आप उसमें देखें कि 8-9, 5-7 कम से कम 5-6 तत्व तो हों। और विशेष करके आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आपने जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर लिया है, अगर उसमें फास्फोरस और पोटास अगर मौजूद हैं तो फिर आप NPK 5234 ना लें। और अगर उसमें फास्फोरस और पोटास मौजूद नहीं है तो NPK 5234 हमें साथ में लेना होगा। उसके अलावा दोस्तों ये एक और देखें कि अगर आपने जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर लिया है, अगर उसमें बोरान की मात्रा नहीं है तो आप बोरान अलग से इसके साथ में आप ऐड करें। इसके अलावा दोस्तों गेहूं की फसल में जो सबसे मुख्य समस्या आती है वो आती है रतौंधा की। पौधे के पत्तों के ऊपर धब्बे हो जाते हैं और बाली तक भी वो इफेक्ट कर देता है, जिससे कि जो गेहूं का जो मुंह होता है वो काला हो जाता है और गेहूं के ऊपर फफूंद आ जाती है। और मतलब जो पूरी बाली होती है उसके अंदर गेहूं पनप ही नहीं पाते हैं। तो जो रतौंधा की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, तो रतौंधा के ऊपर टेबुकोनाजोल सबसे अच्छा काम करता है। तो इसके लिए हम जो नेटिव फंगिसाइड है वो ले सकते हैं, क्योंकि नेटिव फंगिसाइड के अंदर टेबुकोनाजोल सबसे ज़्यादा है। या अनेक प्रकार माध्यमों में जो टेबुकोनाजोल होता है वो आप ले सकते हैं। अगर ये नेटिव फंगिसाइड हमें ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो बालियाँ अगर बाहर नहीं निकली हैं तो आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला जो फंगिसाइड है, जो सबसे सस्ता फंगिसाइड है, जैसे स्वाधीन में हो गया है, अनेक कंपनियों में हो गया, जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला ले सकते हैं। और अगर बालियाँ आ गई है तो फिर आप टेबुकोनाजोल को सल्फर के साथ ना लेकर किसी और अन्य दूसरे तत्व के साथ आप लें, क्योंकि जो सल्फर होता है वो कुछ हद तक बालियों पर मतलब फूल की अवस्था पर इफेक्ट करता है। तो ये जो स्प्रे है हमें बालियाँ बाहर आने से पहले ही करना है, ताकि कि कोई भी तत्व हमारी बालियों के ऊपर इफेक्ट ना करें। तो यहाँ पर अगर नेटिव फंगिसाइड अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर नेटिव नहीं लेते हैं तो उसके अलावा जो जिसमें भी हमारे जो टेबुकोनाजोल है वो आप ले सकते हैं, वो अपनी अपनी सुविधा के अनुरूप जिस भी प्रकार से आप लेना चाहें। उसके अलावा दोस्तों इसी समय कुछ समस्याएं और गेहूं की फसल में आती है जो कि पिछले सत्रों में देखने को मिली है। वो एक तो इल्ली की समस्या देखने को मिली है बहुत ज़्यादा। किसान भाई समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे इधर साइडों के जो नीचे के पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, वो किस कारण से पड़ रहे हैं। और पता चला कि वो उसमें इल्लियाँ लगी हुई थी, वो धीरे धीरे करके एक एक पौध तने को काट रही थी, पोटों में जाकर वो घुस चुकी थी। तो इल्ली की समस्या भी रहती है। कुछ हद तक अनेक जो दूसरे कीट होते हैं उनकी समस्याएं भी रहती है, वो भी तनों को जा जाकर काटते हैं। तो अनेक प्रकार के कीट हैं, मच्छर की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की समस्या होती है, तो इसके लिए हम एक आध कीटनाशक ले सकते हैं। अब कीटनाशक में अगर हम जो सोलोमन है, सोलोमन कीटनाशक या अली का कीटनाशक अगर हम लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इन दोनों में से किसी भी एक कीटनाशक का आप उपयोग कर सकते हैं इस स्प्रे में। तो दोस्तों ये हो गए हमारा NPK 5234
सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर और एक हमारा फंगिसाइड और एक हमारा कीटनाशक, ये हम इस स्प्रे में ले सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों कि आपकी फसल अच्छी खासी होगी और अच्छा खासा आपको उत्पादन मिलेगा। और ये एक ही स्प्रे में लगभग है कि जहाँ तक है संभव है कि एक ही स्प्रे में आपका काम हो जाएगा, आपको आगे स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, जिन किसान भाइयों का गेहूं समय से पहले गोबट अवस्था पे आ गया है, जो गेहूं बिल्कुल छोटा रह गया है या जिसमें लग रहा है कि उत्पादन काफ़ी कम आएगा, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं या हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। हम उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको भी उसका अच्छा उत्पादन उससे भी हम अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा मिले। नमस्कार।